नमस्कार देवियों सज्जनों, वंदे मातरम। आप इस समय जैसलमेर राजस्थान की जिस रेतीली जमीन पर विराजमान है, इसे भले ही कोई बंजर कहे, पर सच तो यह है कि यहां फूल नहीं, दुश्मन का सीना चीरने वाले शूल पैदा होते हैं। इस सरजमी को देश की आजादी और पवित्रता के लिए हर दौर में योद्धाओं ने अपने खून से सींचा है। मारो थारो स्थान यानी राजस्थान की इसी पावन धरती को नमन करते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं जैसलमेर वॉर म्यूजियम में। एक ऐसा म्यूजियम जो समर्पित है भारतीय सेना और इसके वीर जवानों की शानदार परंपरा, उनके अदम्य साहस और वीरता तथा उनके अतुलनीय बलिदानों की गाथाओं के नाम। मैं साक्षी रहा हूं अपने भारत के सैनिकों की दिलेरी का। मैं साक्षी रहा हूं उन शूरवीरों के पराक्रम और बहादुरी का। उनके मन में उपजे एहसास मानो मेरे ही एहसास बन जाते हैं। मैं वहीं पास होता हूं जब वो दुश्मन के सामने निडर तन जाते हैं। मैं एक इन्फेंट्री राइफल का संगीन हूं, यानी बेनट हूं। बंदूक के एकदम सामने लगा हुआ रहता हूं, चमचमाता हुआ, दुश्मन की आंखों में किसी कांटे की तरह चुभता हुआ, दुश्मन के रक्त से अपनी मातृभूमि को पवित्र करता हुआ। मैं तेज धार हूं, एक सिपाही का हथियार हूं। अपने सरों पर कफन बांधकर घर की चौखट लांघने वाले जांबाज बहादुरों के बलिदानों से दहकती दास्तान का चश्मदीद गवा रहा हूं मैं। आइए आज आप और हम अपनी जिंदगी के सफर के इस मोड़ पर दिल की गहराइयों से उन तमाम जाबाज जवानों को याद करें जिनकी अजीम कुर्बानियों और अभूतपूर्व बलिदानों की बदौलत आज वीरता के आकाश पर मेरा ये अक्स मेरे वजूद की तरह कायम है। जो आज भारतीय सेना के शूरवीरों की कहानी मेरी यानी एक बेनट की जुबानी। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश जो कभी भारत का हिस्सा था, लेकिन जिसके जन्म की बुनियाद में ही भारत से नफरत की ईंट लगी हुई थी। मेरे जहन में वो यादें बार बार उठती हैं जब मेरी सरजमी पर पाकिस्तान की नापाक नजरें पड़ी। पर हर बार हमारी भारतीय सेना ने अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और पराक्रम का परिचय देते हुए जीत का परचम लहराया है। पाकिस्तान ने शुरू से ही विकसित देशों के साथ सैनिक और आर्थिक समझौते किए। सन 1958 में जनरल अयूब खान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से अपने रिश्ते ज्यादा मजबूत बना लिए, जिस कारण उन्हें 200 पैटर्न टैंक, F-86 सेबर जेट्स और अन्य आधुनिक हथियार मिले। इस वजह से पाकिस्तानी सेना की यह भ्रामक धारणा बन गई कि वे भारतीय सेना से बेहतर और हमसे मुकाबला कर सकते हैं। होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद, खौफ दिल से एकदम बिल्कुल हटा देने के बाद। वेद में लिखा यही है लिखा कुरान में, होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत और पाकिस्तान, इन दो राष्ट्रों के उदय के साथ ही पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र बना जो कि दो क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिन्हें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कहा गया। 1969 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान की अगुवाई में वहां आम चुनाव करवाए गए। अयूब खान की उम्मीदों से उलट ईस्ट पाकिस्तान में आवामी लीग ने भारी बहुमत से विजय प्राप्त की। इस जीत का पाकिस्तान की सियासत पर बहुत बुरा असर पड़ा। चुनाव के नतीजे की कीमत ईस्ट पाकिस्तान को चुकानी पड़ी। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने अनगिनत अत्याचार किए, लूटपाट, बलात्कार
वो कई हत्याओं को अंजाम दिया और लाखों की संख्या में लोग विस्थापित हुए। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की बगावत रोकने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने मार्शल लॉ की घोषणा कर दी और पाकिस्तानी अत्याचार ने नरसंहार का रूप ले लिया। ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों पर पाकिस्तान के अत्याचार को रोकने के लिए भारत ने मदद की। भारत के इरादों को ईस्ट पाकिस्तान में जो कामयाबी मिल रही थी वो पाकिस्तानी फौज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और भारत से बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने पश्चिमी क्षेत्र के पंजाब और राजस्थान सेक्टर में हमला करने की साजिश रची। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग ने इतिहास का रुख ही बदल दिया। पाकिस्तान ने रहीम यार खान में स्थित 18 इन्फेंट्री डिवीजन के 206 ब्रिगेड और 51 ब्रिगेड को राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में हमला करने के लिए भेजा। पाकिस्तान ने अपनी 22 कैवलरी रेजिमेंट को रामगढ़ और 38 कैवलरी रेजिमेंट को लोंगेवाला पर कब्जा करने का भी आदेश दिया। उन्होंने योजना बनाई थी कि 24 घंटे में जैसलमेर हवाई अड्डे को बर्बाद कर देना है। भारतीय सेना की ओर से राजस्थान के जोधपुर जैसलमेर सेक्टर में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी 12 इन्फेंट्री डिवीजन को दी गई थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर जनरल RF खंबाटा। 3 दिसंबर 5:30 बजे शाम को पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। जवाबी कार्रवाई में उसी रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मुरीद, बिनवाली, सरगोदा, चंदेरी और मसरूर हवाई अड्डों पर हमला कर उनको बर्बाद कर दिया। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना फिर से जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी इलाके में इस्लामगढ़ पर भारतीय तिरंगा लहराया। भारतीय सेना को अपनी तरफ तेजी से बढ़ते हुए देख घबराए हुए पाकिस्तान ने 1 इन्फेंट्री ब्रिगेड और लगभग 50 टैंक के साथ लोंगेवाला पर हमला बोल दिया। मेरे दिलो दिमाग में आज भी 1971 की शहादत के वो मंजर रह रह कर उभरते हैं। जो वीरता मेरे वीरों ने लोंगेवाला में दिखाई, उनका स्मरण कर मैं आज भी भावुक हो जाता हूं। बहादुरी, जज्बे और शहादत की एक अनूठी दास्तान, कभी ना मिटने वाले निशान, जिनमें मेरी आने वाली नस्लें अपनी मंजिल तलाशेंगी। लोंगेवाला पोस्ट जैसलमेर जोधपुर के रास्ते में एक अहम संचार केंद्र है। इसी कारण दुश्मन की नजर हमेशा इस पर रही है। रेत के टीलों के कारण बॉर्डर को पार कर जाना मुमकिन हो जाता है। दुश्मन के मेरी तरफ बढ़ते इरादों को भांपते हुए और बदलती परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिगेडियर RO खरबंदा की 45 इन्फेंट्री ब्रिगेड की 23 पंजाब रेजिमेंट जो इस इलाके में मौजूद थी, उनकी अल्फा कंपनी को लोंगेवाला की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई। आइए चलें लोंगेवाला, जहां 120 जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। पोस्ट लोंगेवाला 4 दिसंबर 1971 शाम 6 बजे। धर्मवीर, जब तक हम यहाँ डिफेंस मजबूत करें, तुम अपनी पेट्रोलिंग पार्टी के साथ बॉर्डर की तरफ जाओ और दुश्मन की हरकत की खबर जल्द से जल्द दो। बिल्कुल सर। भैरव सिंह, तुम आसपास के गांव को खाली कराओ और गांव वालों को सुरक्षित पीछे ले जाओ। जी साहब। रतन सिंह, जवानों को अलर्ट करो और पोस्ट की हिफाजत की लड़ाई के लिए तैयार करो। 5 दिसंबर 1971 की रात 2 बजे दुश्मन की मीडियम गन्स ने पोस्ट पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। अब साफ हो गया था कि दुश्मन का मुख्य हमला लोंगेवाला पोस्ट पर ही होना है। उसी रात पेट्रोल से आई रिपोर्ट। डेल्टा टू अल्फा, कम इन सर। ओवर। अल्फा टू डेल्टा, दिस इज मेजर चांदपुरी हियर, गो अहेड। ओवर। सर, पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट बड़ी तादाद में हमारे इलाके में आ चुकी है और अब वो सीधे लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ओवर। समझ गया, इसीलिए आर्टिलरी फायरिंग हो रही है टैंक्स की आवाज को दबाने के लिए। ओके धर्मवीर, वेल डन। तुम दुश्मन पर नजर रखो और रिपोर्ट देते रहो। ओवर एंड आउट। सिपाही बिशनदास, अपनी टुकड़ी के साथ चारों तरफ एंटी टैंक माइंस बिछा दो। तब तक मैं कमांडिंग ऑफिसर साहब से रीइंफोर्समेंट की बात करता हूँ और एयरफोर्स बेस जैसलमेर को
प्रेजेंट सिचुएशन से अवगत कराता हूं। जय हिंद सर। दुश्मन अपने इमदादी दस्तों के साथ सीधे लोंगेवाला की तरफ आ रहा है। अनुमान है कि दुश्मन लगभग 1 इन्फेंट्री ब्रिगेड में और 3 से 4 आर्मर्ड स्क्वाड्रन के साथ लोंगेवाला पोस्ट पे हमला करेगा। I request you to send me reinforcement to strengthen my anti-tank capability. पल पल हालात नाजुक होते देख कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल एन.के. हुसैन ने कंपनी की सपोर्ट में रिकॉइललेस गन की 2 टुकड़ियों को सूबेदार बचत्तर सिंह के नेतृत्व में साधेवाला से मूव करने का हुक्म दे दिया। मेजर साहब एयरफोर्स स्टेशन का एक्सचेंज लाइन पर है। एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर, बेस कमांडर से बात कराओ। हेलो, विंग कमांडर बावा हियर। हेलो, विंग कमांडर बाबा सर, दिस इज मेजर चांदपुरी कॉलिंग। पाकिस्तानी टैंक्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स माय लोंगेवाला पोस्ट। वो मेरे पोस्ट पर हमला करने वाले हैं। वी नीड इमीडिएट एयर सपोर्ट टू डिस्ट्रॉय द एडवांसिंग एनिमी टैंक्स। आई वांट टू हेल्प यू मेजर, बट प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे पास सिर्फ हंटर एयरक्राफ्ट्स हैं जिनमें नाइट विजन फैसिलिटी नहीं है। जस्ट होल्ड द पोस्ट फॉर द नाइट, आई विल बी देयर एट फर्स्ट लाइट। ऑल द बेस्ट मेजर टू यू एंड योर बॉयज। The enemy has attacked our Longewala post. Be ready to attack at first light. None of our tanks are there, so whichever tank you see, hit them and hit them hard. Let Lord give them the strength to hold their positions. मुश्किलें तमाम होती हैं मगर हौसले हारे नहीं जाते। जिन्हें हो मंजिल का पता वो औरों के सहारे नहीं जाते। सूबेदार रतन सिंह साहब, कंपनी को फॉलो इन कराएं। जी साहब। अल्फा कंपनी के वीर जवानों, आज की रात इम्तिहान की रात है। दुश्मन हमें हमारी जमीन पर ललकार रहा है। हम सिर्फ 120 हैं, सिर्फ नहीं, हम 120 हैं। याद करो गुरु गोविंद के वचन, चिड़िया नाल जे 5 लढ़ावा ता गोविंद सिंह नाम तरावा। हर एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। हमारे पास 2 रास्ते हैं, पहला पीछे हट जाना और दूसरा अपनी हिम्मत से शौर्य गाथा लिखना। और मैंने फैसला किया है, मैं इस पोस्ट से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। सुबह तक हमारी एयरफोर्स भी आ जाएगी। मैं अपनी धरती दुश्मन के हाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मर जाऊंगा सर, पर पीछे नहीं हटूंगा। भैरव सिंह, लड़ाइयां खुद मरकर नहीं, दुश्मन को मारकर जीती जाती हैं। जो बोले सो निहाल, सर निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, ते वाहेगुरु जी की फतेह। जब तक मैं ना कहूं कोई फायरिंग नहीं करेगा। आने दो दुश्मनों को और थोड़ा नजदीक। हम लोगों ने माइंस किस लिए बिछा रखी हैं? जोर का धमाका हुआ, एक के बाद एक कई धमाके हुए। कंपनी पोस्ट के पास आते ही माइनफील्ड से अनजान और आत्मविश्वास में अंधे हो चुके पाकिस्तानी कमांडर को पहला झटका लगा। एंटी टैंक माइनफील्ड ने पहला शिकार एक पाकिस्तानी टैंक को बनाया, जिसमें वो टैंक बर्बाद हो गया। इस सफलता के बाद सिपाहियों के हमलों को रोकने का काम कंपनी के एमएमजी पोस्ट पर तैनात सिपाही जगजीत सिंह ने बखूबी किया और आमने सामने की घमासान लड़ाई में दुश्मन के इरादों को नाकाम करते हुए सिपाही जगजीत सिंह को वीर गति प्राप्त हुई और उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार बचत्तर सिंह के नेतृत्व में हमारी 2 रिकॉइललेस गन जीप ने सूझबूझ और अद्भुत रण कौशल का परिचय देते हुए दुश्मन की पूरी टैंक रेजिमेंट को रात भर रोक कर रखा और एंटी टैंक कार्रवाई में दुश्मन के टैंकों को बर्बाद कर दिया। मेजर साहब, पाकिस्तानी पेट्रोल का एक सिपाही हमारी पोस्ट की जानकारी पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने उसे पकड़ लिया है। शाबाश, अब हम उससे पाकिस्तान सेना का प्लान पता कर सकते हैं। अपनी फौज का प्लान बता। मैं तो छोटा सिपाही हूं हुजूर, प्लान तो बड़े अफसरों का है। उन्होंने कहा था सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में करेंगे और रात का दिल्ली। दिल्ली और जोधपुर तो बहुत दूर की बात है, पहले लोंगेवाला पार करके दिखाओ। कर्नल आलम खान, आपके टैंक आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? जनाब, हिंदुस्तानी फौज ने कंपनी के आगे एंटी टैंक माइनफील्ड बिछा रखी है। इनके जोश को देखकर ऐसा लगता है यहाँ कंपनी नहीं, हमसे बड़ी बटालियन है। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सुबह के 5 बजे रनौतार की एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से आर्टिलरी के मेजर आत्मा सिंह और कैप्टन सांगा ने अपने कृषक विमान से मुश्किल परिस्थितियों में उड़ान भरी
और दुश्मन की हर हरकत पर अपनी नजर रखते हुए एयर ऑपरेटिंग पोस्ट ने एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर को ग्राउंड टारगेट की जानकारी दी। मेजर चांदपुरी, मेरे हंटर्स जैसलमेर से उड़ान भर चुके हैं और वो कुछ ही मिनटों में दुश्मन के टैंकों को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। सूरज की पहली किरण के आसमान को चूमते ही भारतीय वायुसेना की गरज की ललकार दूर से ही सुनाई पड़ी। पाकिस्तानी टैंक्स हमारी भारतीय वायुसेना के फाइटर जहाजों के लिए महज एक मामूली टारगेट की तरह प्रतीत हुए। इस लड़ाई में भारतीय वायुसेना की हंटर स्क्वाड्रन ने लगातार सॉर्टी से दुश्मन के 40 से ज्यादा टैंक्स नष्ट कर दिए। सुबह के 10:30 बजे भारी तबाही के बाद भी पाकिस्तान लोंगेवाला पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा था और अपनी साजिश के तहत उसने अब दक्षिण की तरफ से लोंगेवाला पोस्ट पर फिर से हमला कर दिया। ऐसा कर उसने अपनी मौत बुला ली। लोंगेवाला पोस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब लेफ्टिनेंट कर्नल A.S. गरेवाल की कमांड वाली 17 राजपुताना राइफल्स की डेल्टा कंपनी, 20 लांसर्स की ट्रूप और 170 फील्ड रेजिमेंट के आर्टिलरी से रीइंफोर्स कर दी गई। 20 लांसर्स के ट्रूप लीडर दफेदार हरबीर सिंह ने यहां अपनी जान की परवाह ना करते हुए अकेले ही दुश्मन के 2 टैंकों को बर्बाद कर उनका मनोबल तोड़ दिया। इस घमासान में दफेदार हरबीर सिंह ने अपने देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दी। जंग के मैदान में उच्चतम वीरता प्रदर्शित करने हेतु उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सीमा पर जो हंसते हंसते प्राण लुटा देते हैं, अपने लहू से तिरंगे को और सजा देते हैं, शौर्य उनका ही राष्ट्र का सबसे बड़ा अभिमान है। वो ही अमर कथा है, वो ही हिंदुस्तान है। 1971 की लोंगेवाला की लड़ाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। हमने दुश्मन के तमाम टैंकों और हथियारों को बर्बाद कर उसकी कमर पूरी तरह तोड़ दी और अब दुश्मन की बची हुई ताकत को पूरी तरह खत्म करने का काम BP 638 के एरिया में 30 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांड में 13 कुमाऊं और 6 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन को दिया गया। भारतीय सेना के इस हमले से बुरी तरह घबराकर पाकिस्तानी सेना की आर्टिलरी ने अंधाधुंध गोले बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन हिंदुस्तान की 6 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और 13 कुमाऊं ने लगातार हमले जारी रखे। इसके साथ 168 फील्ड रेजिमेंट ने BP 638 के बंकरों में छुपे पाकिस्तानियों पर सटीक गोले बरसाए और दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए। 13 कुमाऊं के डेल्टा कंपनी के नेतृत्व के लिए मेजर DS शेखावत को सेना मेडल प्रदान किया गया। वीरता पूर्वक सफल नेतृत्व करने वाले मेजर RD लॉ को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट भड़बरे और नायब रिसालदार चैन सिंह ने स्क्वाड्रन की शौर्य गाथा में अपनी शहादत से ऐतिहासिक पन्ने जोड़ दिए। कैप्टन GS बाजवा के साथ रेडियो ऑपरेटर लांस नायक टेकराम को ट्रूप के साथ टैंक के ऊपर खड़े होकर अपने गन से दुश्मन पर गोलियों की बौछार करने और साथ ही आर्टिलरी फायर को सही दिशा देने के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना और वायुसेना के मजबूत अटैक ने दुश्मन को इतना झकझोर दिया था कि दूर दूर तक अगर कुछ दिखता था तो बर्बाद पाकिस्तानी टैंक्स, वापस भाग रहे पाकिस्तानी सेना के कदमों के निशान और बर्बाद टैंकों के ऊपर खुशी से नाचते मेरे जाबाज सैनिक। विकट परिस्थितियों में एक छोटी सी फौजी टुकड़ी ने दुश्मन को जितना नुकसान पहुंचाया था उतना शायद ही किसी और लड़ाई में पहुंचाया होगा। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जो बाद में ब्रिगेडियर बने, उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च युद्ध पदक महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। विंग कमांडर बाबा और उनके जाबाज फाइटर पायलट्स, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर बाली, फ्लाइट लेफ्टिनेंट गोसाई, फ्लाइट लेफ्टिनेंट BK दास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस टीम ने आसमान में वीरता का परचम लहराया। इस कार्यवाही में भारतीय वायुसेना के पायलटों और सेना के एयर ऑपरेटिंग पोस्ट के अधिकारियों को वीर चक्र और सेना मेडल से नवाजा गया। भारतीय वायुसेना की हंटर स्क्वाड्रन के इस उल्लेखनीय योगदान की मेजर जनरल RF खंबाटा ने प्रशंसा भी की और इस तरह लोंगेवाला की ये लड़ाई
भारत के सैन्य इतिहास में एक अमर और यशस्वी विजयी गाथा बन गई। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई। ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे परचम के आगे घुटने टेक दिए। तब पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल J.S. अरोरा के सामने आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना के 11,880 जाबाज ऑफिसर्स, JCOs व जवानों ने अपनी शहादत दी। पाकिस्तानी सेना के लगभग 32,000 सैनिक या तो युद्ध में मारे गए या बुरी तरह जख्मी हो गए या लापता हो गए। कहते हैं वक्त की परवास लंबी होती है। 1971 का वक्त एक ऐसा पड़ाव साबित हुआ जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। जो मुल्क हमें तोड़ने के मंसूबे बना रहा था, वो खुद ही 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। लेकिन पाकिस्तान अब भी अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश करता रहा और उसने एक बार फिर दुस्साहस किया। साल था 1999। याद अब तक है मुझे कारगिल की दास्तान। खून की बूंदों से चमका पर्वतों का आसमान। चेहरा हर एक वीर का बलिदान रंग में दमका था। प्रेरी हिमालय का हर पत्थर यही बस कहता था। मुश्किल चुनौती है मगर कदमों को हम ना रुकने दें। शीश मातृभूमि का दुश्मन के आगे ना झुकने दें। वीरता से काम ले, तू बस विजय का नाम ले। दुश्मनों को दे मिटा, ऊंचा तिरंगा थाम ले। कारगिल की लड़ाई में भी हमारे जवानों ने दुश्मन के मंसूबों को नाकामयाब करते हुए ऑपरेशन विजय को सफल बनाया। और फिर महादेव की धरती पर 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के तुरंत बाद भारत सरकार ने कई डिप्लोमेटिक एक्शन लिए और साथ ही साथ मिलिट्री एक्शन के तहत पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट टारगेट्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश भी हुई, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस ने उसे विफल कर दिया। आतंकवाद के खिलाफ हमारा ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और दुनिया के लिए एक मिसाल बना। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही, विनाश और महाविनाश। ये न मोही मारा, तीन मोही मारे। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके आतंकियों को करारा जवाब दिया। आप इस वक्त जहां बैठे हैं, पाकिस्तान ने वहां भी अपने ड्रोन और मिसाइल से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी हमले किए, परंतु भारतीय सेना ने दुश्मन के नापाक मंसूबों को नाकामयाब कर अपनी अदम्य वीरता को साबित किया कि कोई शत्रु यहां सफल नहीं हो सकता। भारतीय सेना का लक्ष्य विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करना है। सेना अब सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा ही नहीं कर रही है, बल्कि दुनिया भर में भारत की ताकत, साहस और तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक बन गई है। हमारी सीमाओं के पहरेदार, हमारी सरहदों के निगहबान, मुल्क की अमनो शांति के रखवाले, भारत माता के सुरक्षा कवच, जाबाज जवानों को सलाम। सलाम उन माओं को जिन्होंने अपनी कोख से ऐसे वीर सपूतों को पैदा किया। सलाम उन मासूमों को जिन्होंने कच्ची उम्र में मुल्क की खुशहाली की खातिर यतीमी की चादर ओढ़ ली। सलाम उन बूढ़े माँ बापों को जिन्होंने अपने लगते जिगर को मोर्चे पर डटे रहने के लिए रुखसत किया है। सलाम उन बूढ़े कंधों को जिन्होंने अपने लाल को कंधा दिया। आप सभी को मेरा तहे दिल से सलाम। मुझे गर्व है आप सभी पर। मुझे गर्व है अपने सैनिकों पर। मुझे गर्व है अपने सारे देश पर कि यहां हर एक मौजूद देशवासी के जहन में
अपने देश प्रेम की ज्वाला जीवित है और वादा करें कि इसे कभी मिटने नहीं देंगे, इस आंच को कभी धीमा नहीं पड़ने देंगे। और अंत में मेरी यही दुआ है कि मेरा देश अमर रहे, मेरा देश खुशहाल रहे और मेरी भारत मां के बहादुर शूरवीर हमेशा विजयी रहे। जय हिंद, भारत माता की जय। विजय की गौरव गाथा है, हर भारतवासी का देखो गर्व से ऊंचा माथा है। भारत ने मानवता की रक्षा के लिए ही युद्ध किया, पाकिस्तान के अत्याचारों से ढाका को मुक्त किया। दुश्मन दोनों तरफ से हम पे लगा रहा था घात, सभी मोर्चों पर दुश्मन ने हमसे खाई बात। जय जय भारत की सेना, 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 जय जय भारत की सेना। मौत मिटा न सकी हमें, उसकी क्या औकात है। लिपट तिरंगे में जाना अपने लिए बारात है। जहाँ नजर दौड़ाओगे हमको हर पल पाओगे, भारत माँ की सेवा का सबकी सदा दोहराओगे। हम जवान भारत माँ की अगर अमर संतान है, बलिदानों की परंपरा ही बस अपनी पहचान है। जय जय भारत की सेना, 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 जय जय भारत की सेना। जय हिंद ही अपनी हर धड़कन की आवाज है, मातृभूमि पर मिटना ही जीने का अंदाज है। युवा पीढ़ी की आंखों में हम साहस बनकर आएंगे, मातृभूमि है स्वर्ग से बढ़कर ये संदेश सुनाएंगे। मातृभूमि की सेवा करना बस अपना अरमान है, देश में न्योछावर होना ही सर्वश्रेष्ठ अंजाम है। Ladies and gentlemen, I request you all to please rise for the national anthem.